चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। नाम क्या है चैप्टर 3 का? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है और इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं और इनको इवेल्युएट कैसे करते हैं। जनरली इस पूरे इंटायर चैप्टर में हम तीन या चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 315 ऐसे, फिर 320 ऐसे, 330 ऐसे, एंड एक अलग से टॉपिक दैट इज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क क्या होता है? गलत ओपिनियन देने के रिस्क को बोलते हैं हम ऑडिट रिस्क। अब जब भी कोई ऑडिट होती है तो वहां पर यूजर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडिटर आएगा, एग्जामिन करेगा और एक ट्रू एंड फेयरनेस पर अपना ओपिनियन देके जाएगा। बट लेट्स से एफएस ट्रू एंड फेयर नहीं है, बट ऑडिटर क्या ओपिनियन देके जा रहे हैं कि एफएस ट्रू एंड फेयर है और कोई भी गलतियां नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। रिस्क दैट गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द एफएस आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सुनो ध्यान से, एफएस अगर गलत हो, वो कह रहे सही है, दिस इज कवर्ड अंडर ऑडिट रिस्क। बट अगर एफएस बिल्कुल सही हो और वो कहीं कि एफएस सही नहीं है, तो ये ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होगा। दोबारा सुनो, एफएस गलत है बट मैं कह रहा हूं ठीक है, ऑडिट रिस्क। एफएस सही है, मैं कह रहा हूं गलत है, बट नेचुरली एफएस तो ठीक ही है ना। यूजर्स अगर उस पर बिलीव करके डिसीजन लेंगे, उनका तो नुकसान नहीं होगा ना, तो इसलिए ऑडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होता। अब ऐसे अनप्लीजेंट सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ऑडिटर को अपना ऑडिट सही तरीके से प्लान और परफॉर्म करना चाहिए। अब रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा की पॉसिबिलिटी कि हमारे जो एफएस है उसके अंदर फ्रॉड या एरर से गलतियां हो सकती हैं, उसी को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मिसस्टेटमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिस्क्लोज्ड एंड रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। जो अमाउंट डिस्क्लोज है ऑलरेडी और जो अमाउंट डिस्क्लोज होना चाहिए, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू में डाल दिया, ये रेवेन्यू को कैपिटल में डाल दिया, या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और रिक्वायरमेंट में कोई डिफरेंस है, या फिर गलत अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर ली मैंने, अकाउंटिंग एस्टिमेट डिफरेंट है, या फिर फेक एक्सपेंसेस हैं, या फिर रिसीवेबल्स ओवरस्टेट कर दिए मैंने, या फिर अंडरस्टेटिंग द इन्वेंट्री। ऑल आर कवर्ड अंडर मिस स्टेटमेंट। क्या बोला? ऑल आर कवर्ड अंडर मिस स्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट दो लेवल पे होता है, फर्स्ट एट एफएस लेवल एंड सेकंड एट एडजस्टेशन लेवल। एफएस लेवल पे क्या होता है? मतलब ऐसा कोई रिस्क है जो पूरी एफएस को रिलेट करता है एंड काफी सारे एडजस्टेंस को भी वो अफेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं आरओएमएम एट एफएस लेवल। बट जो एक पर्टिकुलर एडजस्टेंस को, पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं एट एडजस्टेशन लेवल। Component of risk of material misstatement, there are two components. First is inherent risk and second is control risk. Inherent risk क्या होता है? ऐसा रिस्क जिसमें ऐसा लगता है कि एफएस के अंदर कुछ गलतियां हो सकती हैं बिफोर अप्लाइंग एनी रिलेटेड कंट्रोल। मतलब उस गलतियों को छुपाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने, करेक्ट करने के लिए मैंने कोई भी किसी तरह का कंट्रोल या सजेस्टिव मेजर, सेफ्टी मेजर नहीं लगा रखा, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। मतलब कोई भी सेफ्टी मेजर्स लगाने से पहले रिस्क आ जाए तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। अब जैसे बिजनेस रिस्क इसका वन ऑफ द एग्जांपल है। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? अच्छा, इसमें और एग्जांपल दिए हुए हैं। एक तो ये, जैसे मान लो कोई मैनेजमेंट है, उसको कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरप्रेट उसको नहीं करने आ रहे, बट फिर भी वो इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो तो वैसी बात है, वो FS को गलती बनाएगा फिर तो ये भी क्या है? एक इनहेरेंट रिस्क। या फिर बिजनेस रिस्क जो एंटिटी के अंदर होता है, जिसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो भी क्या है? इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है? ऐसी गलतियां होने के चांसेस जो कंट्रोल्स प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट ना कर पाए। और देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। मतलब अगर कंट्रोल्स हमारे ज्यादा इफेक्टिव होंगे तो कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ज्यादा काम कर रहे हैं तो रिस्क आएगा ही नहीं। बट अगर कंट्रोल कम काम करे तो रिस्क होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रोल एंड देयर रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क के एग्जांपल क्या है? यहाँ पर कंट्रोल आएगा, जैसे कोई कैश पे मैंने लॉक किया और चाबी मैंने किसी आर्यन को दे दी और बोला किसी को मत देना। ये कंट्रोल तो है, ये ताकि कोई और बंदा चोरी ना कर सके, इस पे तो मुझे विश्वास है। अब आर्यन ने वो चाबी अपने फ्रेंड शिवम को दे दी, ठीक है, तो सही क्या गलत किया? ये क्या है? कंट्रोल रिस्क। दूसरा पॉइंट हमारा था, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगाने के लिए बोला मैंने, या स्मोक डिटेक्टर्स लगाने के लिए बोला, बट दे आर एक्सपायर्ड।
वो काम ही नहीं करेंगे अगर कल को आग लग गई तो एंटिटी में, ऐसा। डिटेक्शन रिस्क मतलब जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो मेटेरियल मिस्टेक डिटेक्ट करने के काबिल नहीं है। मतलब जो प्रोसीजर्स वो लगा रहा है, वो क्यों लगाता है प्रोसीजर, ताकि मिस स्टेटमेंट मेरी फाइंड आउट हो सके। बट ऐसे इनइफेक्टिव प्रोसीजर्स जो मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन इस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज सैम्पलिंग एंड सेकंड इज नॉन सैम्पलिंग। अगर मैं सैम्पलिंग अप्लाई कर रहा हूं, आपने 530 पढ़ी लिया है, अगर मैं सैम्पलिंग अप्लाई कर रहा हूं और मैंने सैंपल गलत उठा लिया, और सैंपल गलत उठाऊंगा तो कंक्लूजन भी गलत आएगा। तो मतलब सैंपलिंग से जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर मैं ओवरऑल पॉपुलेशन भी चेक करूंगा तो रिजल्ट अलग आएगा। सैंपलिंग करिए तो सेम आना चाहिए, बट अलग अलग आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, सैम्पलिंग रिस्क। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क जो सैंपल के अलावा कोई और प्रोसीजर लगा के राइज हो तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। बेटे ये दोनों किसके पार्ट पे राइज होते हैं, ऑडिटर के पार्ट पे राइज होते हैं डिटेक्शन रिस्क। एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, जो हमारा इनहेरिटेंस रिस्क और कंट्रोल रिस्क होता है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से राइज होता है, बट जो कंट्रोल रिस्क होता है वो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क वो राइज होता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो डिटेक्शन रिस्क होता है वो राइज होता है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस। डिटेक्शन रिस्क के एग्जांपल क्या है, ऑडिटर टाइम डिवोट नहीं कर रहा इन्वेंट्री पे, ओके, या फिर सैंपल था और सैंपल उन्होंने गलत ले लिया। हमने पढ़ाया था आपको कि सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बट सैंपल यहाँ पर क्या है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, वही बात बोली हुई है, जो इनहेरेंट रिस्क होता है कंट्रोल रिस्क होता है वो एंटिटी इन्फ्लुएंस करती है, और डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर इन्फ्लुएंस करता है। ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, पहला एफएस गलत नहीं है, और मैं क्या कह रहा हूं, तो ऑडिट रिस्क है या नहीं है, नहीं है, पहला पॉइंट ये रहा, समझे। सेकंड, एनी बिजनेस रिस्क जो फ्यूचर इवेंट में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर इवेंट के ऊपर ऑडिटर की कोई एश्योरेंस नहीं होती, तो उसमें अगर रिस्क आ रहे हैं तो वो भी हमारे ऑडिट रिस्क के अंदर कवर, क्योंकि वो ऑडिटर के पार्ट पे राइज नहीं हुए हैं। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब क्या रिस्क है, अब यह ज्यादा है कम है, कितना लेवल है, परवेसिव नॉन परवेसिव है, वो कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर। और एंड होल सोले डिपेंड अपॉन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज रिस्क है, क्या चीज रिस्क नहीं है। और ऑडिटर हमेशा कंबाइंड असेसमेंट करेगा। हाँ, आपने सुना है, कब आपने पूरे ऑडिट पढ़ चुके हो आप, आपने क्या कभी ऐसा सुना, the auditor shall find out the control risk in order to evaluate the financial statement। यहाँ पे ये पढ़ते हो, the auditor shall evaluate the risk of material misstatement, ये पढ़ते हो ना एज ए होल। तो वहां पर हम आर एम देखते हो, आर एम एम का पार्ट क्या है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। मतलब इन दोनों की कंबाइंड असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और अगर वो हम डिटेक्ट ना कर पाए, मतलब एंटिटी के अंदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, ठीक है, बट ऑडिटर कह रहा है वो नहीं था, तो डिटेक्ट नहीं कर पाया मतलब वो, तो ये क्या आ गया, ऑडिट रिस्क। अंडरस्टूड एवरीवन। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसे 315। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, लिखो जल्दी से, ओपन द नोट्स। फैक्टर्स टू टेक इनटू कंसीडरेशन, है पेज वो वाला, फैक्टर्स टू बी टेक इनटू consideration in order to identify and evaluate risk of material misstatement। मूव, सबसे पहला हमारा पॉइंट था आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, देन रिस्क को एसेस करना है, और ये देखने के लिए कि वो मोर परवेसिव है या लेस, मतलब उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या है। बेसिकली रिलेट द रिस्क टू व्हाट कैन गो, व्हाट कैन गो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये गलत हो सकता है, तो उससे मुझे रिलेट करना है
कि आइडेंटिफाइड रिस्क क्या और क्या गलत और हो सकता है। कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, कि और ऐसे ऐसे रिस्क कितने हो सकते हैं, चांसेस क्या है बेसिकली। सो आइडेंटिफाई द रिस्क, एसेस द रिस्क, व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड लाइक्लीहुड। मतलब ये कुछ स्टेप्स है जिससे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई और एसेस करूंगा। फिर आरएपी, पर आरएपी परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और जो देखो, आरएपी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग का दूसरा नाम क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब उससे जो मेरे पास रिजल्ट आते हैं उसके बाद में क्या लगाऊंगा, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, तो आरएपी के एग्जांपल्स क्या है, इंक्वायरी, एपी एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब सबसे पहला हमारा क्या था, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है, व्हाट इज इंक्वायरी, बताइए। Basically, you can say that the seeking information from the knowledgeable person is called as a inquiry, whether oral or written, formal और इनफॉर्मल, चाहे कुछ भी हो, तो ये हमारा क्या है, इंक्वायरी। समझिए, इसे आउटसाइड द एंटिटी से ले या इनसाइड द एंटिटी से ले, सबको क्या बोलते हैं हम, इंक्वायरी। अब कुछ ऐसे पर्सनल्स बताओ जिनसे हम इंक्वायरी ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, हम मैनेजमेंट तो है, इंटरनल ऑडिटर्स हम किस चीज के लेंगे कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकंड, एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं, तो उनसे ये पूछने के लिए कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो एंटिटी के अंदर नहीं हुई है। थर्ड, इन हाउस लीगल काउंसिल, कोई केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन पेंडिंग है या कोई लायबिलिटी आ सकती है किसी के ऊपर, तो वो हम लॉयर से कंफर्म कर लेंगे। और लो रेगुलेशन कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो भी हम कंफर्म कर लेंगे। मार्केटिंग सेल पर्सनल से सेल ट्रेंड के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के बारे में, ऑपरेशनल रिस्क के बारे में, और इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में, कंट्रोल फेलियर के लिए पूछेंगे हम, अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए भी पूछ सकते हैं। समझे। एपी क्या होता है, आरएपी का पार्ट होता है, और यहाँ पर हम दोनों इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। ठीक है जी। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखेंगे, एंटिटी का ऑपरेशन, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करेंगे, रिपोर्ट्स इंस्पेक्ट करेंगे, और प्लांट फैसिलिटीज को हम ऑब्जर्व करेंगे। समझ गए। और जो भी हमने आरएपी से इंफॉर्मेशन गैदर करी है वो हम एज एन ऑडिट एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। हो जाएगा, क्या समझाया। ठीक है, क्या एपी लगा सकते हैं। और ये जो आरएपी परफॉर्म करके मेरे पास एविडेंसेस आए ना, वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होते, मुझे उसको रिस्पॉन्ड तो करना पड़ता ही है, बस ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब मेटलिटी क्या होता है, ऐसे 320 द अमाउंट ऑफ लेवल सेट बाय द ऑडिटर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट इज मटेरियल और नॉट, एंड वेदर देयर इज नीड टू फर्दर इवेल्युएशन और नॉट, कि फर्दर इवेल्युएशन की नीड है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटेरियलिटी। और ऐसे कौन सा अप्लाई होता है, 320। मेटेरियलिटी क्या है, व्हाट इज मेटेरियलिटी, ऐसी कोई ट्रांजेक्शंस जो लोगों के, यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, वो क्या है हमारी मेटेरियलिटी। सेकंड, बाकी मेटेरियलिटी क्या है, वो साइज और नेचर पर इफेक्ट करती है। एंड जजमेंट अबाउट द मटेरियल टू द यूजर, मतलब यूजर्स के लिए मटेरियल है या नहीं है, वो किससे पता चलेगा, नीड ऑफ यूजर से पता चलेगा, क्योंकि नीड कैसी है, जरूरत कैसी है उनकी। समझ गए। और ये जो जजमेंट है, मतलब क्या मटेरियल है क्या मटेरियल नहीं है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरर आ गया, अब पहले मैं उसमें इवेल्युएट करूंगा कि वो मटेरियल है या नहीं है, मटेरियल नहीं मिला मेरे को तो मैं उसको क्या कर दूंगा, इग्नोर। और मटेरियल रहा तो जो जजमेंट है ना मटेरियल को डिटरमाइन करने वाले, वो क्या बताती है, कितने मुझे आरएपी लगाने हैं, कितना और रिस्क हो सकता है, और कितने मुझे एफएपी लगाने हैं। मिस स्टेटमेंट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि इस अमाउंट से नीचे गलतियां हैं तो वो हमेशा ही इमेटेरियल मानी जाएंगी, और उनका नेचर और सर्कमस्टांसेस ऐसा है जो एडवर्स इंपैक्ट करता है तो वो मटेरियल मानी जाएंगी। एग्जैक्टली हाँ। और ऑडिटर सर्कमस्टांस को भी इवेल्युएट करेगा कि किन सर्कमस्टांसेस में ओराइज हुई है, बस।
उसके बाद अब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि क्या चीज मटेरियल है। अगर हमारा इनकम कोई भी एक्सपेंडिचर 1% ऑफ रेवेन्यू और 1 लाख विच एवर हायर से भी ज्यादा हो गया है, विच एवर हायर से भी ज्यादा हो गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसने एंटिटी के अंदर 5% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखे हैं, वो भी क्या माना जाएगा, मटेरियल माना जाएगा। ये शेड्यूल 3 की स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि इन चीजों को तो हमेशा ही मटेरियल हम बोलेंगे ही बोलेंगे। समझे। आफ्टर दैट डिटरमाइनिंग ऑफ मेटलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब मेटलिटी डिटरमाइन करना प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस है। और जब भी ऑडिटर मेटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा तो ये चार चीज एज्यूम करेगा। मतलब जब भी, और सामने देखो, ऑडिटर मेटेरियलिटी को डिटरमाइन करेगा, वो जजमेंट के ऊपर डिपेंड है, बट उसके लिए रीजनेबल है कि वो ये चीजें एज्यूम करे कि यूजर्स को रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस की एक्टिविटीज की। यूजर्स एफएस को अंडरस्टैंड इजीली करते हैं। यूजर्स अनसर्टेनिटी भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है शायद जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई ना किया, ये अनसर्टेनिटी वो बुक करके चलते हैं। फिर एक इकोनॉमिक डिसीजंस भी वो लेते हैं। समझे। तो चार चीज ऑडिटर एज्यूम करके चलेगा व्हाइल डिटरमाइनिंग द मैटर। फर्स्ट क्या था, उन्हें रीजनेबल नॉलेज है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, और वो अनसर्टेनिटी को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। परफॉर्मेंस मेटलिटी एक होती है ओवरऑल मेटलिटी पूरे एफएस के ऊपर, एक होती है एफएस के कम के ऊपर। जैसे डेटर के ऊपर लगा दी, क्रेडिटर्स के ऊपर लगा दी, उसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मेटलिटी। सामने देखो, अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द एफएस एट अ होल। मतलब जो मैंने पूरे एफएस के ऊपर लेवल सेट करके उससे कम लेवल पे सेट करना, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मेटलिटी। और ओवरऑल से ये कम हमेशा मानी जाती है। और ये जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के टाइम पर भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। मैट्रिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे फॉर्मूला हमारी होता है, जैसे मान लो मैट्रिटी हमें डिटरमाइन करनी है, वो होता है हमारा बेंचमार्क इनटू परसेंटेज। और परसेंटेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। और बेंचमार्क क्या होता है, टारगेट। मतलब किस चीज के ऊपर मुझे एश्योरेंस लेनी है, सेल है, परचेज है, ये सब। अब बेंचमार्क क्या होता है, वो टारगेट ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर मुझे एश्योरेंस लेनी है और मेट्रिटी सेट करनी है, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। कि जे सेल पे इतना कमी हो तो मैं सहन कर लूंगा, डेटर में इतनी कमी हो तो मैं सहन कर लूंगा। ये बेंचमार्क आएगा कहाँ से, ये हमारे हैं फैक्टर्स। यहाँ तक करेंगे आज हम ना, इधर तक। मतलब बेंचमार्क क्या है, जैसे, और बेंचमार्क पता चल गया आपको क्या, जिसके ऊपर हम मेट्रिटी सेट करते हैं। बट बेंचमार्क सेट कैसे होगा, वो ये फैक्टर देखने से हमारा सेट होगा। पहला, एलिमेंट्स ऑफ एफएस देखेंगे हम उसके लिए। मतलब फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। फर्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ एफएस, अटेंशन ऑफ यूजर। मतलब क्या कोई ऐसे आइटम है जिसमें यूजर का स्पेशल अटेंशन जा रहा हो, तो उसको हम क्या मान लेंगे, बेंचमार्क। नेचर कैसा है एंटिटी का, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ऑपरेट कैसे करती है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा, फाइनेंस कैसा है, एंड वोलेटिलिटी कैसी है उसकी। मतलब जो हमारा बेंचमार्क में नहीं, वैल्यूट के वोलेटाइल कितना है, चेंजेबल नेचर का कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने, मतलब मैंने आज सेट कर कल वो चेंज हो गया तो मुझे दोबारा से एंटिटी रिवाइज करनी पड़ेगी फिर, तो ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। और जनरली बेंचमार्क क्या सेट किया जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज में मेनली बेंचमार्क ही चूज किया जाता है। ठीक है जी, आज हम इतना करेंगे, मिलते हैं सेकंड सेशन में कल।